नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सभी को नमस्कार। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इन दोनों नंबर्स पर कॉल कर आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमारे फ्री इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के दिए गए इस नंबर से आप उन इनिशिएटिव्स का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नाम होगा विटामिन्स। यानी कि आज हम विटामिन्स के ऊपर बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि कई सारी विटामिन की टैबलेट्स भी आती हैं, ठीक है। कई सारे विटामिन्स के अगर आप देखें तो कुछ पाउडर फॉर्म भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये इतने ज्यादा क्यों जरूरी है ना, विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए इतने ज्यादा जरूरी है, तो ऐसा क्यों है, आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग विटामिन्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी हो सकती है उसे तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ विटामिन्स सबको देखेंगे, लेकिन इसके साथ के साथ में जब ये थ्योरी वाला सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में हम लोग विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे गए हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो ये जानिए कि आखिरकार ये विटामिन्स होते क्या हैं, ठीक है। आप इसे विटामिन भी कह सकते हैं, विटामिन भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इतना मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि अगर ये सवाल आपके पेपर में आए तो अब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो भाई विटामिन्स क्या है। विटामिन्स कुछ विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड। भाई कंपाउंड किसको कहते हैं? कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स एक निश्चित रेशियो के अंदर होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट है भाई C6H12O6, तो ये क्या है? ये एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि कार्बन के 6 हैं, 12 के हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं यहाँ पर, अगर आप एटम्स की बात करो तो ये क्या है? यहाँ पर एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में। ऐसे ही जो हमारे विटामिन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। और ये यौगिक क्यों होगा आपको पता लग गया। कार्बनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन का एक विशेष कंटेंट प्रेजेंट होगा, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? चलिए, तो ये विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जिसका सभी जीवधारियों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या क्लियर हुआ कि क्या विटामिन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट में आएंगे या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएंगे? तो ध्यान रखोगे कि यार इनकी हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि हमें ये कम अमाउंट में चाहिए, कुछ महज मिलीग्राम्स में हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे। अच्छा, फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनकी आवश्यकता होती है तथा ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या करते हैं? ये भाई बढ़ाने का काम करते हैं। यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन्स जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी पावर को, बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है ना, उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि ये हमारी समस्त जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनका भी नियमन करते हैं। अब आपके मन में बात आ रही होगी भाई कि ये उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, जो हमारा भोजन होता है, अगर ये भोजन कंज्यूम होके, यानी कि पाचन पाचन की अभिक्रिया होने के बाद अगर ये आपको ऊर्जा दे दे, यानी कि अगर आपको ये एनर्जी दे देता है, तो आप ये समझेंगे कि ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है ना, तो इन सभी तंत्रों का, ठीक है, प्रयोग करते हुए जब आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आगे बात समझ में? तो क्योंकि विटामिन जो होते हैं वो इन सब चीजों में हेल्प करते हैं। विटामिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, हमें अल्प मात्रा में इनकी नीड होती है, ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बहुत ही ज्यादा एनहेंस करने के लिए जरूरी है, इसलिए विटामिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे विटामिन से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। याद रखेंगे कि मैक्रो जो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि जो बहुल पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारे पास सिर्फ 3 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, सिर्फ यही हमें ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो का मतलब क्या हो गया? अल्प पोषक तत्व, जैसे विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं विटामिन और जो खनिज पदार्थ होते हैं, ये हमें अल्प मात्रा में चाहिए, इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इनसे किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इनफैक्ट ध्यान रखेंगे वाटर
यानी कि जो जल होता है, पानी होता है, जल से भी किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि भाई जल ऊर्जा देता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अपने नॉलेज को यहां पर आप बूस्ट अप करें। चलिए आगे बात करते हैं। विटामिन जो है इससे रिलेटेड कुछ जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए ध्यान से, आपके सामने यहां पर एक चीज कही जा रही है, उसको देखिए जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाए कि जो विटामिन है वो किस भाषा का शब्द है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो विटामिन है स्टूडेंट्स, वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन का मतलब हो गया ये एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, और ये लैटिन भाषा के विटामाइन जो शब्द है उससे आया है। ठीक है, तो विटामाइन शब्द से विटामिन ये जो टर्म है वो यहाँ पर आया है। ठीक है, ऊर्जा की बात करें तो क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है? जी नहीं, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद बात करें कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है स्टूडेंट्स विटामिनोलॉजी। खोज किसने करी? तो खोज के लिए ध्यान रखेंगे कि ल्यूनिन का नाम फेमस है। आपको अगर ऑप्शन में लूनिन इस तरह से मिले तो भी आप ध्यान रखेंगे कि उन्हीं लूनिन की बात हो रही है। याद रखिएगा 1880 से 81 के दशक में अगर देखा जाए तो लूनिन नाम के जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने विटामिन के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी करी। इस टाइम से पहले तक सिर्फ और सिर्फ लोगों को मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी थी, यानी कि आप कह लीजिए प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, बस इन्हीं के बारे में लोग जानते थे। लेकिन लूनिन जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने सबसे पहले बताया कि यार विटामिन भी कुछ ऐसे कह लीजिए पोषक तत्व होते हैं जिनकी भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। भले ही अल्प मात्रा में होती है, लेकिन ये हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि उपापचयी क्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि भाई विटामिन की खोज किसने करी, तो लूनिन ने करी। अब आप देखिए यहीं पर एक ट्विस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर ये बोलेंगे कि नहीं भाई विटामिन की खोज तो यार कैसिमिर फंक ने करी है। तो मैं आपकी जानकारी को थोड़ा सा यहां पर ठीक करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि नो डाउट विटामिन की जो खोज है उससे फंक जो है वो बिल्कुल रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में फंक और फंक के साथ साथ मान के चलिए कि आपको लूनिन, ये दोनों ही आपको ऑप्शन में मिलते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन आप लगाएंगे लूनिन। क्योंकि विटामिन के अध्ययन की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले विटामिन के बारे में चर्चा करने वाले, जानकारी देने वाले लूनिन थे। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में लूनिन नहीं मिलता, ऐसी कंडीशन में आप फंक को टिक कर सकते हैं, लेकिन लूनिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 1880-81 के दशक में विटामिन के बारे में सबसे पहले लूनिन बताते हैं। हालांकि ये विटामिन का नामकरण नहीं कर पाए थे। ठीक है, इन्होंने ये तो बता दिया कि भाई कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन्होंने उसका नाम नहीं दिया था। तो आगे चल के नाम किसने दिया? फिर अगर कोई आपसे पूछे कि नाम किसने दिया, तो आप बोलोगे सर नाम दिया है कैसिमिर फंक ने 1912 में, जो कि पोलैंड के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो भाई खोज करने वाले हैं लूनिन, लेकिन क्योंकि इन्होंने अभी ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं ये, ठीक है, और इसके बाद जो कैसिमिर फंक है उन्होंने और ज्यादा स्टडी करी है विटामिन पे, तो उन्होंने नाम भी दिया है। तो विटामिन नाम किसने दिया? कैसिमिर फंक ने। अब आप देखिए विटामिन के सिद्धांत की बात करते हैं। विटामिन का सिद्धांत किसने दिया? तो विटामिन के सिद्धांत में अब आपको एक नए यहाँ पर साइंटिस्ट दिखाई दे रहे होंगे, हॉपकिंस। तो हॉपकिंस और हॉपकिन के साथ साथ फंक, इन दोनों ने दिया है विटामिन का सिद्धांत, यानी कि विटामिन की थ्योरी। और अगर बात करी जाए कि विटामिन के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ विटामिन थ्योरी कौन है, तो आप यहां पर बोलेंगे कि जो फादर है भाई वो है कैसिमिर फंक। ठीक है, तो यहां तक आपको शायद चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि विटामिन आखिरकार कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो अब आप देखो घुलनशीलता के आधार पर, यानी कि जो हमारी सोलिबिलिटी होती है, सोलिबिलिटी के आधार पर विटामिन दो प्रकार के बताए गए हैं। देखिए कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं, यानी कि वसा यानी कि फैट। हम फैट या फिर लिपिड्स की बात कर रहे हैं। फैट को ही दूसरे टर्म्स में हम लिपिड्स बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। अब अगर वसा में घुलनशील की बात करूं तो कौन कौन से विटामिन से? सिर्फ और सिर्फ चार हैं, ए, डी, की, ई और के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और अगर हम बात करें जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील यहां पर तीन विटामिन होते हैं। एक है विटामिन बी, एक है विटामिन सी और एक है विटामिन पी। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप मेजर किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पे बी और सी, बस दो ही विटामिन दिए रहते हैं जो जल में घुलनशील हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में यह कहा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, जहां पर ऑप्शन आपको देता है कि 2, 3, 4 या 5, तो आप अपना आंसर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2। भले यहां पर 3 ऑप्शन आपको दे रखा है, लेकिन तब भी आप अपना आंसर करेंगे 2। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, मान के चलिए कि विटामिन बी है, विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन पी है, और फिर यहां पर लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो आप अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, क्योंकि बी, सी और पी, ये पी नाम का जो विटामिन होता है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे आप कि जल में घुलनशील होता है। इसके बारे में बाद में चर्चा जरूर करेंगे कि विटामिन पी क्या होता है। चलिए फिलहाल के लिए
आगे बढ़ते हैं और अपनी स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। ठीक है, अब ये विटामिन ए जो है, जरा देखिए क्या होता है। विटामिन ए की जो खोज है वो करी है मैकुलन ने। ठीक है, विटामिन ए की खोज करी है मैकुलन ने। मैकुलन एक साइंटिस्ट थे। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य नाम, तो विटामिन ए के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? इसे रेटिनॉल कहा जाता है, इसे एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं, इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, और इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके 4 विशेष नाम है। अब आप देखिए, अगर हम बात करें तो बीटा कैरोटीन, ये बीटा कैरोटीन क्या होता है? बीटा कैरोटीन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो कि स्टूडेंट्स मनुष्य की स्किन के अंदर पाया जाता है, ह्यूमन की स्किन के अंदर। वैसे ये ह्यूमन की स्किन के साथ साथ जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स की स्किन के अंदर भी पाया जाता है, यानी कि स्तनपायियों की स्किन में पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बीटा कैरोटीन की, तो ये बीटा कैरोटीन जो है, क्योंकि ये स्किन के अंदर है और ये विटामिन ए के सिंथेसिस यानी कि हम कह सकते हैं कि संश्लेषण में रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ये कह लीजिए कि विटामिन बी जो है, सॉरी विटामिन ए जो है वो स्किन के अंदर पाया जाता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि बीटा कैरोटीन नाम का जो प्रोटीन है ये हमारे स्किन के अंदर पाया जाता है। बात एक ही है। ठीक है, तो इस प्रोटीन से ही निर्माण हो रहा है कहीं ना कहीं इस विटामिन का। चलिए आगे बात करते हैं। विटामिन ए को देखो, विटामिन ए के लिए यहां पर बोला जा रहा है कि आंखों पर कैरोटीन प्रोटीन की झिल्ली जमने से ये रोकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, तो मोतियाबिंद की कंडीशन में क्या होता है कि आंख के ऊपर, ठीक है, जो हमारा आंख के ऊपर जो प्यूपिल होता है, ठीक है, आइरिस वाला सेगमेंट होता है, तो वहां पर क्या होता है कि एक प्रोटीन की लेयर आ जाती है। ठीक है, तो वो प्रोटीन की लेयर ना आ पाए, इसीलिए विटामिन ए उसको रोकता है। ठीक है, और अगर वो प्रोटीन की लेयर आ जाती है तो उसे हम कह देते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, दिखना धुंधला हो जाता है, या ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि ना के बराबर दिखता है। चलिए अब बात करते हैं कि कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं, उसमें आपका मेन जो रोग है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी कि रतौंधी है। देखिए, यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार कलर ब्लाइंडनेस भी दे देता है, तो याद रखेंगे कलर ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन की कमी से नहीं होती। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस विटामिन की कमी से नहीं होती, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन की कमी से होता है, जिसको हम यहां पर देखिए निक्टेलोपिया भी कहते हैं। तो विटामिन ए जो है उसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर निक्टेलोपिया हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया भी एक विशेष प्रकार की डिसीज है। ठीक है, यह आंखों से संबंधित एक डिसीज होती है, रोग होता है, जिसके अंदर जो कैटरैक्ट होता है हमारा। ठीक है, तो कैटरैक्ट जो मोतियाबिंद आप देखते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आंख की जो ड्राइनेस होती है वो आपको यहां पर दिखाई देती है, यानी कि जो आंखें होती है ना उनके अंदर बहुत ही ज्यादा वो सूखने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है। स्रोत यानी कि सोर्सेस की अगर हम बात करें तो गाजर, पपीता, आम, कॉड लिवर ऑयल, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ये कुछ विशेष प्रकार के सोर्स हैं विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो विटामिन है वो है हमारा विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी की खोज करी थी हॉपकिंस ने। अन्य नाम अगर हम बात करें तो कैल्सीफेरॉल है, इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है या सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, और इसे एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए रिकेट्स, रिकेट्स एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है, जो कि आमतौर पे बच्चों में होती है, एडल्ट्स के अंदर रिकेट्स नहीं होता। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हड्डियां होती है ना उनके अंदर थोड़ा सा आप कह लीजिए वो लचीलापन देखा जाता है, हड्डियां मुड़ सी जाती हैं। जैसे मान के चलिए कि ये आपकी एक हड्डी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये कोई हड्डी है, तो इस हड्डी का क्या होगा, अगर आपको विटामिन डी की आपकी अंदर कमी है तो ये हड्डी जो है बेटा ये मुड़ जाएगी। ठीक है, ये हड्डी जो आप देख रहे हो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, लाइक ये मुड़ के कुछ ऐसी हो गई है, देख रहे हैं? तो हड्डी का जो मुड़ना होता है इसी को कहा जाता है रिकेट्स। ये विटामिन डी की कमी से होता है, और आमतौर पर ये छोटे बच्चों के अंदर ये बीमारी होती है, और अगर यही बीमारी एडल्ट्स के अंदर होने लगे तो एडल्ट्स के अंदर इसी बीमारी को दूसरा नाम दिया जाएगा। ठीक है, उसे हम कह देते हैं यहां पर ऑस्टियोमलेसिया। ठीक है, उस बीमारी को हम कह देते हैं ऑस्टियोमलेसिया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये विशेष प्रकार की 2 बीमारियां होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आंत में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक, यानी कि विटामिन डी जो होता है ये हमारी बड़ी आंत के अंदर, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसे हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। देखिए, क्योंकि विटामिन डी जो होता है इसे हार्मोन भी कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं इस बात को भी समझ लो यार। देखो, अगर हम बात करें तो विटामिन डी हमारे ब्लड के अंदर होता है, और ब्लड में जब ये आ जाता है तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है। यानी कि एक विशेष प्रकार का केमिकल, एक विशेष प्रकार का आप कह लीजिए प्रोटीन से रिलेटेड ही कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन में रिस्पॉन्सिबल है, और साथ के साथ में किडनी के अंदर जाके जो लूप ऑफ हेनली होता है वहां पर भी ये इन मिनरल्स को क्या कराता है, एब्जॉर्ब कराता है वापस से ब्लड के अंदर। इसलिए ये काम करने के कारण इसे हम हार्मोन नाम देते हैं। ठीक है, तो एक ही ऐसा विटामिन है जिसे हम हार्मोन कहते हैं, वो विटामिन डी है। ये सवाल पूछा गया है, इसे ध्यान रखेंगे।
शरीर में सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन बी विटामिन डी होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नवजात शिशु के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई विटामिन जरूरी है तो यही है, क्योंकि आपको पता है कि एक छोटे बच्चे की जो हड्डियां हैं अगर वो मजबूत नहीं होंगी शुरुआत से तो वो चल नहीं पाएगा। अगर चलेगा तो आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जब चलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वो गिर जाते हैं, गिरेंगे और अगर उनकी हड्डियां मजबूत नहीं है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसलिए नवजात जो शिशु हैं उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होनी चाहिए। विटामिन डी के निर्माण की अगर बात करी जाए तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, याद रखेंगे हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का इर्गेस्टेरॉल पाया जाता है। ये एक कोलेस्ट्रॉल ही है जिसको हम बोलते हैं 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। तो ये 7 हाइड्रोक्सी जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जब हमारा शरीर सूर्य की स्थिति में पहुंचता है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पहुंचता है तो सूर्य का प्रकाश इसी इर्गेस्टेरॉल को कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमारे शरीर में विटामिन डी मिलता है। तो याद रखेंगे विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है सूर्य। अब आप देखो यहाँ पे कमी की बात करी जा रही है, तो रिकेट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और वयस्कों में होता है ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, यहाँ पे ऑस्टियोमेलेसिया कर लीजिए। तो ऑस्टियोमेलेसिया आप देख रहे हो ये एक विशेष प्रकार की बीमारी है जो कि एडल्ट्स के अंदर होती है, और रिकेट्स की बात करें तो ये छोटे बच्चों में होती है। एक और बीमारी को समझो, एक और बीमारी होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी, इसके अलावा कैल्शियम और इसके अलावा फास्फोरस, अगर इन तीनों की कमी हो जाती है तो आपकी जो हड्डी होती है, जैसे मान के चलिए ये आपकी हड्डी है, ठीक है, दिस इज योर बोन, तो बोन के अंदर क्या होता है, छोटे 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 पोर्स हो जाते हैं, यानी कि आपकी जो हड्डियां होती है ना वो भुरने लगती हैं। ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। देखो पोरोसिस, पोरोसिस का मतलब पोर्स, पोर्स का मतलब छिद्र। ठीक है, तो ये बीमारी भी आप ध्यान रखेंगे। सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस में सन की लाइट है, मिल्क है, एग है, फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, ये सारे के सारे अच्छे सोर्सेस बताए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं विटामिन डी क्लियर हो गया होगा। अगला जो आप विटामिन देख रहे हो विटामिन ई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल्स का तो फेवरेट विटामिन होता है ये। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें अन्य नाम, तो अन्य नाम में क्या है, यहाँ पे टोकोफेरॉल, इसे टोकोफेरॉल कहते हैं या फिर इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है या सौंदर्य विटामिन कहते हैं। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और प्रजनन विटामिन भी इसे कहा जाता है। अब देखो एक बात समझ लो, दो बातें होती हैं, एक को हम कहते हैं इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी यानी कि नपुंसकता, क्या कहते हैं, नपुंसकता कहते हैं, और एक होती है जिसे हम कहते हैं स्टेरिलिटी। ठीक है, एक को हम कहते हैं स्टेरिलिटी। अब स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, बांझपना। ये दोनों अलग चीजें नहीं होके बल्कि एक ही चीज होती है। अगर आप बात करोगे इम्पोटेंसी और स्टेरिलिटी, तो दोनों ही कंडीशन में मनुष्य के शरीर में, यानी कि अगर मैं बात करूं मेल की और फीमेल की, दोनों के ही शरीर के अंदर बेटा जो गैमेट सेल्स होती हैं, गैमेट सेल्स का मतलब जो सेक्सुअल आपके कह लीजिए सेल्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं मेल, तो मेल की जो सेक्सुअल गैमेट सेल है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो कह लीजिए गैमेट सेल होती है उसे कहा जाता है ओवम यानी कि अंडाणु। तो फीमेल का ओवम नहीं बनता और मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होती अगर आपके विटामिन ई की आपके अंदर कमी हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेल है वो इंपोर्टेंट हो जाता है यानी कि नपुंसक हो जाता है, और जो फीमेल होती है वो बांझ हो जाती है यानी कि स्टेरलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, बीमारियां जो है ये दोनों की दोनों सेम है। इसमें जो मनुष्य है वो अपनी संतति को उत्पन्न करने के लिए असक्षम हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन मेल के लिए इंपोर्टेंट शब्द का यूज करते हैं, फीमेल के लिए स्टेरलाइज्ड शब्द का यूज करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो अन्य नाम आपको क्लियर है, शरीर में प्रति उपापचय के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। देखो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ना एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोलाजन प्रोटीन। ठीक है, कोलाजन प्रोटीन ही होता है जो आपकी स्किन को, ठीक है, या कह लीजिए आपके आईज वगैरह हो गई, ठीक है, आपका जो फेस वगैरह हो गया उसकी स्किन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और अगर हम बात करें तो और जो विशेष प्रकार के बोन्स वगैरह जैसे आपकी हड्डियां वगैरह हो गई, तो इन सभी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और प्रॉपर मैच्योरेशन के लिए आपका कोलाजन नाम का प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब अगर ये कोलाजन प्रोटीन का टूटना ज्यादा हो रहा है, मतलब अगर ये ज्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे मान के चलो स्किन है, स्किन के पूरी स्किन के ऊपर मान के चलो ये कोई फेस है, पूरे स्किन के ऊपर कोलाजन प्रोटीन ऐसे फैल रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, अब अगर ये कोलाजन प्रोटीन टूटना शुरू हो गया तो पता क्या होगा, रिंकल्स पड़ेंगे, ऐसे ऐसे रिंकल्स आ जाएंगे आपके बॉडी के ऊपर। तो ये जो जैसे बुढ़ापे में आपने देखा होगा जो हमारे घर में दादी दादाजी होते हैं, तो उनकी स्किन आपने देखी होगी कि बड़े बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, उसपे झुर्रियां सी आ जाती हैं। तो झुर्रियां क्यों आती हैं, क्योंकि कोलाजन प्रोटीन टूट रहा होता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में जा रहा है तो ये कोलाजन प्रोटीन जो है इसका जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होगा। ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इसी को कहते हैं कि ये एंटी मेटाबोलाइट एक कह लीजिए फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
अच्छा, त्वचा पर झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं, अभी मैंने आपको बता दिया। झुर्रियां पड़ती हैं कोलेजन प्रोटीन के टूटने के कारण। अगर ज्यादा टूट रहा है तो आप कम एज के अंदर भी आपको आपके अंदर बुढ़ापा दिखने लगता है। जनन क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसके ऊपर अभी हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, युग्मक के निर्माण में, युग्मक का मतलब यहां पर क्या हो गया, गैमेट। तो गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम की बात हो रही है। आरबीसी का निर्माण में भी ये सहायक होता है, इस बात को भी ध्यान रखें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नपुंसकता व बांझपन, मेल में नपुंसकता और फीमेल में बांझपन। कमी की बात करें तो पुरुषों में नपुंसकता होती है और महिलाओं में बांझपन होता है। स्रोत की बात करते हैं, साबुत अनाज, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और मटर। याद रख लीजिए गेहूं, गेहूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो याद रखेंगे गेहूं। ठीक है, तो विटामिन ई आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का जो अन्य नाम है वो क्या है, इसे हम फिलॉक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन और मिनोक्विनोन भी कहते हैं। ये इसके तीन अलग अलग नाम हैं, ये एक ही कैटेगरी के हैं। क्विनोन एक कैटेगरी होती है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स की, तो उसके अंदर ये लाई करता है। तो विटामिन के ध्यान रखेंगे। रक्त का थक्का जमाने में अत्यंत सहायक है, इसलिए इसे हम कोगुलेटिंग विटामिन या फिर एंटी कोगुलेटिंग विटामिन भी बोल देते हैं। एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी इसे कहा जाता है। देखो क्या होता है कि विटामिन के जो होता है ना, ये कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रो प्रोटीन्स। ठीक है, प्रो का मतलब होता है जो अपने इनिशियल स्टेज में होते हैं। तो इन प्रो प्रोटीन्स को एक्टिव प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब जब ये एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन वगैरह है, ये सारे के सारे हम इनकी बात कर रहे हैं, है ना, थ्रोम्बिन वगैरह है। तो ऐसे जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ये एक्टिव फॉर्म, देखो कभी भी अगर आपको फाइब्रिनोजन की बात करी जाए तो जो फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन आप देख रहे हो ये एक प्रो प्रोटीन है, यानी कि इस फाइब्रिनोजन को हमें एक्टिव करना जरूरी है ना। जैसे मान के चलो एक हो गया प्रोथ्रोम्बिन, तो जो प्रोथ्रोम्बिन आप देख रहे हो, प्रोथ्रोम्बिन भी, ये भी क्या है, ये भी एक इनएक्टिव प्रोटीन है या कह लीजिए इनिशियल प्रोटीन है, इसे भी हमें एक्टिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए विटामिन के जो होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 7 से 8 मिनट में चोट लगने के बाद अगर आपका रक्त का थक्का जम जाता है तो बिल्कुल ठीक बात है, और अगर नहीं जमता तो उस बीमारी को हम कहते हैं हीमोफीलिया, जो कि रॉयल डिसीज भी कही जाती है। ठीक है, इंग्लैंड की जो महारानी है, ठीक है, वहां पर मेजर लोगों को ये डिसीज होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एंटी कोगुलेटिंग समझ गए विटामिन। ठीक, इसके अलावा एंटी हेमोरेजिक विटामिन, इसे हम, देखो आपने सुना होगा हेमरेज हो जाता है ना। हेमरेज का मतलब होता है जब जैसे सर में मान के चलिए कभी कोई चोट लग गई और सर के अंदर बहुत सारा खून निकल रहा है, तो क्या हो गया, बोलते हैं ना कि ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ये जो विटामिन के होता है, ध्यान रखिएगा, ये तभी काम करेगा जब आपको चोट लगेगी ब्लड के अंदर। ठीक है, जब नसों के अंदर ये ब्लड है, यानी कि जब आपके आर्टरीज और वेन्स के अंदर जब ये ब्लड है, तब तक विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमा सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ एंटी कोगुलेटिंग जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हेपेरिन वगैरह। तो हेपेरिन वगैरह जो है ये ब्लड की क्लॉटिंग को रोकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक ब्लड के ये मतलब वेन्स के अंदर है या आर्टरीज के अंदर है, ब्लड के अंदर है विटामिन के, तब तक रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जब चोट लगेगी तभी विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहा होता है उस समय पे। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक है। मैंने आपको बताया था प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है इसके निर्माण में सहायक है। बड़ी आंत में इसका निर्माण होता है, इस बात को भी ध्यान रखें। विटामिन के जो है वो बड़ी आंत में पाया जाता है। कमी की बात करें तो रक्त का थक्का बनना यहां से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग देर में होगी, इस बात को समझे। स्रोत, स्रोत में पालक है, पनीर है, टमाटर है। बड़ी आंत में बैक्टीरिया, बड़ी आंत में बैक्टीरिया कौन सा, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि आपके विटामिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स आपको बताता हूं, ठीक है, उसका नाम है अल्फा अल्फा। ये अल्फा अल्फा पे बहुत बार सवाल पूछा गया। ठीक है, इस अल्फा अल्फा को ध्यान रखो। अल्फा अल्फा क्या है, एक प्रकार की घास है, ये एक प्रकार की घास होती है, इट्स अ ग्रास। जैसे बैम्बू, बैम्बू देखा आपने, बैम्बू बांस कहते हैं बैम्बू, या आपने शुगर केन वगैरह देखा है ना, गन्ना, तो शुगर केन, बैम्बू, ये सब क्या है, ये सब घास होती है, पता आपको, ये सब घास है। जितने भी ये लंबे लंबे आपको दिखाई देते ना, ये सारे के सारे ये सब घास होती हैं। ऐसे ही अल्फा अल्फा भी एक विशेष प्रकार की घास है जो कि पी फैमिली, यानी कि मटर के, जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे का ये आप कह लीजिए जीनस है। ठीक है, या कह लीजिए उसी की फैमिली का, उसी के कुल का है। ठीक, तो अल्फा अल्फा भी विटामिन के का बहुत अच्छा स्रोत है, इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ विशेष अन्य विटामिन की। विटामिन बी, देखो अभी तक हमने जो वसा में घुलनशील विटामिन थे 4 वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उन 3 विटामिन को जो कि हमारे जल में घुलनशील हैं। तो सबसे पहला जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है विटामिन बी। तो विटामिन ई देखिए जटिल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इस विटामिन बी के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12, ये जो आप विटामिन देख रहे हो, ठीक है, ये सारे के सारे जो 8 विटामिन होते हैं इनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब विटामिन बी के
बी को एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो विटामिन बी1, सबसे पहले विटामिन बी1 की बात हो रही है। अन्य नाम इसका है स्टूडेंट्स थायमीन। विटामिन बी1 का अन्य नाम क्या होता है? थायमीन होता है। यहाँ सवाल पूछा गया है। तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, यानी कि ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये विटामिन बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए विटामिन बी3 के निर्माण में भी ये सहायक है, यानी कि जो विटामिन बी3 होता है, ठीक है, तो बी3 जिसको हम नियासिन भी बोलते हैं, तो उसके निर्माण में भी ये विटामिन काफी ज्यादा जरूरी है। शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सहायक है। इसकी कमी की अगर बात करें तो बेरी बेरी रोग और जो न्यूराइटिस रोग होता है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर रोग हो जाते हैं। स्रोत की बात करें तो अंकुरित अनाज, गेहूं, अंडा, मछली, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ये बढ़िया सोर्सेज माने जाते हैं विटामिन बी1 के। चलिए विटामिन बी2 की बात करते हैं। विटामिन बी2 का जो अन्य नाम है वो है राइबोफ्लेविन, पीला विटामिन, ठीक है, इसे हम विटामिन जी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन जी किसे कहते हैं? अभी आगे आएगा विटामिन एम, विटामिन एच, तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन जी किसे कहते हैं? विटामिन बी2 को कहते हैं। इसे हम लैक्टोफ्लेविन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि दूध के अंदर भी विटामिन पाया जाता है, ठीक है। श्वसन में सहायक है विटामिन, रेस्पिरेशन में काफी ज्यादा मदद करता है। कमी की बात करें तो कमी में किलोसिस, किलोसिस क्या होता है? आपने देखा होगा जैसे आपके होठ हैं, तो आपने देखा होगा यहां से सर्दियों में कई बार होठ फट जाते हैं, तो वो क्या है? वो तो मॉइस्चर की कमी के कारण होता है। लेकिन अगर गर्मियों में या आमतौर पे भी अगर आपके होठ जो है वो फटने लगते हैं, इसका मतलब किलोसिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ग्लोसाइटिस है, जीभ में लाल दाने आ जाते हैं, है ना, लाल दाने जाते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स ऑन द टंग, ठीक है, लाल दाने होने लगते हैं। इसके अलावा केरेटाइटिस यानी कि गले का जो फटना होता है ना, क्रैकिंग, ये सॉरी गला कह रहा हूँ, गाल का फटना होता है, जो गाल आपके फटने लगते हैं कई बार अननेसेसरली, तो विटामिन बी2 की कमी है, ठीक है। तो बेसिकली विटामिन बी2 का जो मेन होता है इंपैक्ट वो स्किन के ऊपर दिखाई देता है। स्रोत की बात करें तो दूध है, पनीर है, अंडा है, यीस्ट है, हरी सब्जियां हैं, ये सारे के सारे। याद रखेंगे यीस्ट एक प्रकार की फंगस होती है, कवक होती है, तो ये इसके कुछ विशेष प्रकार के स्रोत होते हैं। विटामिन बी3 की बात करते हैं। देखो विटामिन बी3 का जो अन्य नाम होता है उसे हम कहते हैं नियासिन निकोटिनिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नियासिक। और विटामिन बी3 जो है इससे एक विशेष प्रकार की डिसीज भी होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। श्वसन में भी सहायक है, जिस तरह से विटामिन बी2 रेस्पिरेशन में सहायक होता है, ऐसे बी3 भी सहायक होता है। कमी से बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पेलेग्रा एक विशेश प्रकार का मानसिक विकार है, ठीक है, और पेलेग्रा के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसे हम 4D डिसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलेग्रा को दूसरा नाम क्या है इसका? 4D डिसीज है, क्योंकि इसके अंदर 4 प्रकार की डी आएंगी। देखो सबसे पहला होता है डर्मेटाइटिस, पहला डी डर्मेटाइटिस, दूसरा है डायरिया, तीसरा है डिमेंशिया और चौथा है डेथ। तो क्योंकि यहाँ पे 4 प्रकार के डी यूज हो रहे हैं ना, देखो 1 2 3 और 4, तो इसलिए इसे हम 4D डिसीज बोलते हैं। अब आप देखो डर्मेटाइटिस क्या होता है? डर्मेट, डर्मेटा अगर कभी शब्द आप देखो तो इसका मतलब होता है स्किन, और आइटिस का मतलब होता है सूजन, जैसे कंजेक्टिवाइटिस। कंजेक्टिव जो शब्द होता है ना, या कंजेक्टिवा जो शब्द होता है, उसको हम यूज करते हैं आइस के लिए, है ना, और आइटिस का मतलब होता है सूजन। तो जब आंखों में सूजन होने लगती है उसको हम कंजेक्टिवाइटिस कहते हैं। ऐसे एक आपने टर्म सुना होगा बच्चों, हेपेटाइटिस। हेपेटो शब्द यूज करते हैं लिवर के लिए, और आइटिस शब्द यूज करते हैं हम लोग सूजन के लिए। तो जब आपके लिवर में सूजन हो जाती है उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ऐसे ही डर्मेटाइटिस, यानी कि जब त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, उसमें पस पड़ जाता है और सूजन आ जाती है, उसको कहा जाता है डर्मेटाइटिस। ऐसे ही एक बीमारी है डायरिया, जिसमें आपको दस्त उल्टी वगैरह लगने लगते हैं। डिमेंशिया, याददाश्त की कमी होने लग रही है तो उसे डिमेंशिया कह रहे हैं। और डेथ तो आप समझते हैं कि फाइनली जब आपके बॉडी के सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, अल्टीमेटली जब कोई एनर्जी लेवल प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो मांस, मूंगफली और आलू, ये इसके कुछ विशेष सोर्सेस बताए गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन बी3। चलो नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी5 की। अन्य नाम की बात करें तो इसे हम पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, श्वसन में सहायक। अगेन देखो विटामिन बी2, बी3 और बी5, ये 3 विटामिन श्वसन में सहायक होते हैं, सिर्फ ये 3, तो इसलिए आपको पढ़ना है। आरबीसीएस की कमी हो जाती है, याद रखेंगे, अगर ये विटामिन आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा तो आरबीसीएस की कमी होने लगेगी। कमी की बात करें तो पैरों में जलन होने लगती है, इसे हम बर्निंग फीट सिंड्रोम भी कहते हैं, बालों का झड़ना इत्यादि, ये सारे भी इसके कुछ विशेष आपके लीजिए कमियां होती हैं। स्रोत क्या है? स्रोत में जो स्पाइरुलिना शैवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एक प्रकार का एल्गी है, शैवाल है। मांस और मूंगफली, ये कुछ विशेष सोर्सेस बताए गए हैं विटामिन बी5 के। चलिए विटामिन बी6 की बात करते हैं। बी6 का जो अन्य नाम होता है उसे हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है, प्रोटीन के उपापचय में सहायक होता है। कमी की बात करें तो वजन का कम होना, बालों का सफेद होना, ये कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पर रोग जो है देखे जाते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि बाल सफेद हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखिए बालों का सफेद होना, अभी बाल जब टूटेंगे तो वो भी अभी आपके सामने आएगा,
ठीक है, तो बालों का सफेद होना विटामिन B6 की कमी से होता है। मांस, अंडा, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे सोर्स माने जाते हैं विटामिन B6 के, पारिडॉक्सिन कहते हैं इसे। अगला आप देखो विटामिन B7 की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। विटामिन B7 का अन्य नाम होता है बायोटिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कुछ क्वेश्चन जो बनता है वो है ये विटामिन एच। तो विटामिन एच किसे कहते हैं? विटामिन एच हम कहते हैं विटामिन B7 को। जिस तरह से विटामिन जी हमने कहा था विटामिन B2 को, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि राइबोफ्लेविन विटामिन जी है, तो जो आपका बायोटिन है वो विटामिन एच होता है, ठीक है, विटामिन B7 कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के उपापचय में यानी कि इनके डाइजेशन में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कमी की बात करें तो डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा में जो संक्रमण होता है, जिसके बारे में अभी हमने बात भी करी थी, और बालों का गिरना यानी कि बालों का टूटना अननेसेसरली रैपिडली, अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो विटामिन B7 की कमी हो सकती है। स्रोत की बात करें तो दूध, अंडा, पनीर, दही, ये इसके कुछ विशेष सोर्सेस माने जाते हैं। विटामिन B9 की बात करते हैं। देखिए अन्य नाम इससे क्या है? अन्य नाम इसका है फॉलिक एसिड, इसे हम विटामिन एम भी कहते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट विटामिन आ गया, विटामिन एम, ठीक है। ये विटामिन B9 का नाम है, फॉलिक एसिड इसे कहते हैं। आरबीसी के परिपक्वन में सहायक होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि आरबीसी का जो निर्माण होता है ये हमारी बोन के अंदर एक लचीला पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। तो बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्प्लीन में भी होता है, ठीक है। जो छोटे बच्चों का मतलब यहाँ पर इनिशियल स्टेज की बात हो रही है, और साथ के साथ में जब बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में है तब तो उसकी जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो उसके स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होगा। लेकिन जब बच्चा का आप मान के चले कि कुछ महीनों का हो जाता है, जैसे 1 से 2 महीने के ऊपर जब बच्चा हो चुका है, तो अब स्प्लीन में आरबीसी का फॉर्मेशन ना होके अब उसके जब हड्डियां परिपक्व होना शुरू हो रही होती हैं तो बोन मैरो में उसका आरबीसी का निर्माण होता है। एक बात और समझ लीजिए कि सभी हड्डियों में, ठीक है, बोन मैरो नहीं पाया जाता, सभी हड्डियों में आरबीसी का निर्माण नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष प्रकार की हड्डियों में ही ऐसा होता है। कमी की बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया कई प्रकार का हो सकता है, उसमें से एक विशेष प्रकार का एनीमिया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो उसमें अगर आप देखो विटामिन B9 की कमी से वो रोग आपको हो सकता है। एनीमिया बेसिकली यहाँ पर आयरन की कमी भी रहती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्रोत की बात करें तो यीस्ट और जो साबुत अनाज होता है, साबुत अनाज का मतलब जो आपका होल ग्रेन्स होते हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जैसे मिलेट वगैरह भी इसमें ले लेते हैं हम कई बार, और जो वेजिटेबल्स होती हैं वो इसके अच्छे स्रोत माने गए हैं। विटामिन B9 के बाद जो आखिरी विटामिन है इस श्रेणी का, बी कॉम्प्लेक्स श्रेणी का, वो है विटामिन B12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल आया है। देखिए अन्य नाम है इसका साइनोकोबालामिन। अब साइनोकोबालामिन के अंदर समझिए ये कोबाल, ये जो कोबाल आप देख रहे हैं ये एक विशेष प्रकार का तत्व है जिसे हम कहते हैं कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो धातु है, मेटल है, वो यहाँ पे पाई जाती है इस विटामिन के अंदर। परमाणु संख्या कोबाल्ट की पूछी जा सकती है आपसे, 27 होती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 27 होता है। आरबीसी का निर्माण में सहायक है, डीएनए निर्माण में ये इंपॉर्टेंट है, सहायक है ये। कमी से पर्नीशियस एनीमिया, जैसे भी आपने इससे पहले देखा था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अब एक और विशेष प्रकार का एनीमिया आप देख रहे हैं, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। इन सभी डिसीजेस के ऊपर खुल के बात करेंगे, जब डिसीज वाला टॉपिक कवर किया जाएगा तो उसमें हम इन डिसीजेस के ऊपर बात करेंगे कि ये क्या होती है। स्रोत की बात करें तो मीट है, अंडा है, दूध है, मछली है, ये सब अच्छे सोर्सेस माने गए हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब अगला जो विटामिन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी। काफी इंपॉर्टेंट विटामिन माना जाता है, इस पर कई सारे सवाल आए हैं और इसमें सबसे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन इसी एक विटामिन के अंदर मिलेगी, ठीक है। देखिए अन्य नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसे हम एंटी, ठीक है, स्कॉर्ब्यूटिक एसिड भी बोलते हैं, ये इसके दो अन्य नाम है। एंटीबॉडी का निर्माण में सहायक होता है। अब आप देखो एंटीबॉडी का निर्माण क्यों जरूरी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर में कोई पैथोजन आ गया, कोई वायरल आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हमें होता है ना, या कोई भी आप कह लीजिए नेमेटोडल कोई इन्फेक्शन अगर हमें होता है कभी कभी, तो इन सभी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम विटामिन सी करता है, ठीक। इस बात को ध्यान रखें। और एंटीबॉडी बेसिकली क्या होती है, जैसे मान के चलो आपको कभी पोलियो हुआ, अब अगर एक बार आपको पोलियो हो गया, फिर आप पोलियो का अगर 2 नहीं बल्कि 2000 बूंद भी पी लो तो उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको पोलियो नहीं हुआ तो उसके पहले अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो चलो ठीक है, फिर आपको कभी पोलियो नहीं होगा, ठीक है। तो जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, आज की टाइम पे अगर हम बात करें, तो अगर आप विटामिन सी का अच्छा कंजम्पशन करते हैं तो एक बार को आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि आपको अगर नहीं भी मिलती है वैक्सीन तो भी आपकी बॉडी सर्वाइव कर जाएगी। जैसे आप देखिए कोविड के टाइम पे बहुत लोगों को कोविड हुआ भी और बहुतों को नहीं भी हुआ, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, उनकी बॉडी के अंदर विटामिन सी था अच्छा ब्लड के अंदर, जिसने उनकी एंटीबॉडीज को फॉर्मेट कर दिया होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंटीबॉडी को ये बनाती है, एंटीजन के खिलाफ ही बॉडी बनती है। मूत्र में पाए जाने वाले विटामिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा आपके यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। सब्जियों को अधिक अगर आपने अधिक धो दिया, ठीक है, या फिर कह लीजिए अधिक अगर आपने उबाल दिया, दोनों ही कंडीशंस में ये विटामिन जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप ध्यान से समझेंगे।
और ताप संवेदी विटामिन होता है, यानी कि अगर आप इसको हीट देंगे तो ये विटामिन खत्म हो जाएगा। एक बात और जरूर ध्यान रखें कि जो आपका विटामिन सी होता है, ठीक है, विटामिन सी की खास बात यह है कि हमारे मतलब बॉडी के अंदर ये विटामिन ज्यादा समय के लिए टिक नहीं सकता, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ये विटामिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, ठीक, तो स्टोर नहीं हो सकता ये विटामिन हमारी बॉडी में, इसको ध्यान रखें। आगे आपसे देखो कहता है कि जो प्रति उपापचयक की तरह ये काम करता है, मतलब ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, ये विटामिन होता है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। सूजन में भी कई बार ये हेल्प कर जाता है आपको हील करने में, घाव भरने में देखो सहायक है, बाउंड हीलिंग में ये हेल्प करता है, और सबसे पहले ज्ञात विटामिन है, यानी कि अगर कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया तो आप बोलेंगे सर विटामिन सी की ही खोज करी गई थी सबसे पहले। कमी की बात करें तो स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मसूड़ों में खून आना, पेशियों में दर्द वगैरह होना, ये सारी की सारी चीजें। स्रोत की बात करें तो आंवला, संतरा, नींबू, हरी मिर्च, मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हरी मिर्च जो है और जो आंवला है, ये दोनों सोर्सेस कई बार पूछे गए हैं कि इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखेंगे विटामिन सी पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखें इसको। अब वो विटामिन आता है जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, विटामिन पी। देखिए विटामिन पी का अन्य नाम होता है हेस्पेरिडीन कहते हैं इसे, या फिर इसे हम फ्लेवोनॉइड भी कहते हैं, ठीक है। रक्त नलिकाओं की पारगम्यता और मजबूती के लिए आवश्यक होता है, यानी कि परमेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो ये आर्टरीज हैं, अब आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो कर जाए, तो ये इसके लिए विटामिन पी जो है वो बहुत जरूरी है, यानी कि एक पाथ प्रोवाइड कराता है ब्लड के फ्लो होने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पारगम्यता। कमी की बात करें तो रक्त स्रावण प्रभावित हो जाता है, मान के चलो कि परमेबल ज्यादा नहीं है ना, आर्टरीज ब्लॉकेज हो रखी है। अब अगर किसी को मान के चलो कोई बहुत ज्यादा फैटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत है उसकी बॉडी में, तो ये विटामिन पी है, पी फॉर पैरेट, विटामिन पी ही है जो कहीं ना कहीं परमेबिलिटी प्रोवाइड कराता है ब्लड को मूव करने के लिए, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। स्रोत की बात करें तो खट्टे फल है, कॉफी है, चाय है, वाइन है, ये सब कुछ इसके अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। चलिए तो अब फाइनली, क्योंकि हम विटामिन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो विटामिन की जो थ्योरी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो विटामिन के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। चलिए भाई देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया, तो आप जानते हैं फंक रिलेटेड है विटामिन से, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगला जो आप सवाल देख रहे हो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को जो सहायक आहार कारक है वो कहा जाता है, यानी कि आप कह लीजिए एक्सेसरी डाइटरी जो फैक्टर है, यानी कि जो आपके डाइट में होने जरूरी है, जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जरूरी है, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा आपका विटामिन, ठीक है, तो विटामिन जरूरी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है और उसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो सुमेलित नहीं है। देखिए कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल की यहाँ पर बात हो रही है। कैल्सीफेरॉल भाई किसको कहते हैं, विटामिन डी का नाम होता है, आपको पता है। उससे क्या होता है, विटामिन डी से हड्डियां कमजोर होती हैं, बिल्कुल सही है, अस्थिर उगड़ता। नियासिन की बात करें, नियासिन आप जानते हैं विटामिन B3 को कहा जाता है, नियासिन है ना, पेलाग्रा वगैरह, तो चर्मग्राह, ये सब बिल्कुल सही है। चर्म मतलब जो स्किन होती है उसको कहा कहते हैं, आपने भी पढ़ा था ना, डर्मेटाइटिस वगैरह। कोबालामिन यानी कि विटामिन B12 की बात हो रही है, उससे कह रहे हैं कि संघातिक रक्त अल्पता होती है, बिल्कुल ठीक है। राइबोफ्लेविन और बेरी बेरी, ये गलत हो गया है ना, राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो राइबोफ्लेविन नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, विटामिन B1 आना चाहिए, B1 का मतलब थाइमीन आना चाहिए, थाइमीन से बेरी बेरी होता है, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन तो B2 को कहते हैं, तो इसलिए आपका विटामिन ये डी वाला जो ऑप्शन है वो सही माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डी गलत है। अगला सवाल देखो, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि मिर्च में और आंवला में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए पाया जाता है आपके मिर्च में, ठीक है। चलो, मतलब विटामिन सी आपके मिर्च में पाया जाता है। आगे आपसे कह रहा है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स, तो सिट्रस में कौन सा होता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, तो विटामिन सी होता है ना, सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी, सिट्रस मतलब खट्टे फल। अगला देखो, नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ठीक है, सेब है, आम है, दूध है, हालांकि सेब में भी पाया जरूर जाता है, लेकिन क्योंकि आंवला हमारे पास प्रेजेंट है इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर आंवला होगा। जो हरे सेब होते हैं ना, खट्टे सेब, इनिशियली उनमें विटामिन सी होता है, बट आंवला बेस्ट है। 7 नंबर की बात करें तो घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जरूरी है, यानी कि वुंड हीलिंग विटामिन या वाउंड हीलिंग विटामिन किसे कहते हैं, पढ़ के आए भी हम लोग, विटामिन सी को कहा जाता है, ठीक। थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ा रखी है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से कर पा रहे होंगे। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता, बताया था ना, विटामिन सी, तो विटामिन सी आपका हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा विटामिन सी, बी आंसर सही है। 9 नंबर की बात करते हैं, देखिए
रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये भी हमने बात करी, विटामिन के की नीड होती है रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही माना जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है अगला सवाल। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? रुधिर स्कंदन मतलब अगेन ब्लड के क्लॉटिंग में, तो ब्लड के क्लॉटिंग में विटामिन के जरूरी होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है कि कथनों पर विचार करिए। विटामिन बी 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 3 से 5 वर्षों तक ये संग्रहित रहता है और विटामिन बी 12 जल में विलय है। ठीक है, अब आप देखो ये जो आप बात देख रहे हैं कि ये जल में विलय है, तो पूरा का पूरा विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी, ये तीनों ही जल में विलय होते हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विटामिन बी के अंदर जितने आपने 8 पढ़े वो भी होंगे, B1 B2 B3 सारे के सारे होंगे, तो विटामिन बी 12 भी भाई जल में विलय होगा। लेकिन यकृत में पाया जाता है और ये जल में विलय है, तो क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? जी नहीं, एक्सप्लेनेशन गड़बड़ है। तो आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों है तो सही, लेकिन ए का जो सही स्पष्टीकरण है वो आर नहीं है, तो इसलिए आप अपना आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेंगे। क्लियर? 12 नंबर देखो, 12 नंबर में क्या कह रहा है? विटामिन डी का जो स्रोत है वो कौन सा होगा? नींबू है, सूर्य की किरणें है, संतरा है, काजू है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा आपकी? सूर्य की किरणें। ठीक है, सूर्य की किरणें जो है एर्गेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करती हैं और विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में। इसके बाद बात करें रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी, अब देखो रात में दिखाई ना देना, ठीक है, रात में दिखाई ना देना विटामिन ए की कमी होती है ना, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक, तो आंसर होगा आपका विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अगला आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो आपको पता है यकृत में, यानी कि लिवर में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए भी और विटामिन बी 12 भी दोनों के दोनों यकृत में स्टोर हो सकते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है ना, जो ए की मात्रा जिसमें अधिक होती है, या कह लीजिए किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, ये सवाल पूछा गया है। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, पालक। तो आप जानते हैं गाजर, गाजर एक बहुत अच्छा स्रोत है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि जो बीटा कैरोटीन होता है वो इसके अंदर पाया जाता है, प्रोटीन, और ये बीटा कैरोटीन ही जो होता है कन्वर्ट होता है फाइनली विटामिन ए के अंदर। तो विटामिन ए के लिए बीटा कैरोटीन प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 16 नंबर देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन ई, तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन ई जो है वो गेहूं। ठीक है, विटामिन ई के ऊपर बात कर रहे थे ना, टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल सबसे अच्छा सोर्स है इसमें गेहूं। तो आप देखो गेहूं है कहीं पे? जी हाँ, गेहूं, अंकुर का तेल। ठीक है, तो ये अच्छा सोर्स माना जाएगा। ठीक, आपको जो चीज पढ़ाई गई है उससे सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या फिर हार्मोन? तो याद रखिएगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का जो निर्माण है वो हमारे यहाँ पर शरीर में नहीं होता है। प्रोटीन है, एंजाइम है या हार्मोन है। ठीक है ना, तो ये प्रोटीन भी हमारी बॉडी में बनते हैं, एंजाइम भी हमारी बॉडी में बनते हैं, हार्मोन भी हमारी बॉडी में बनते हैं, बट विटामिन ए यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है वो विटामिन ए है ना, इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आप इसको बाहर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, 18 नंबर की बात हो रही है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाती है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर बात करें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है इसलिए। देखो अगर आपने हरी सब्जियां खाना बंद कर दिया तो और तो सोर्सेज होते हैं ना विटामिन ए के, आप उनको खाओ। आप ये कह रहे हो कि हरी सब्जियां, अब मान के चलो कोई बच्चा हरी सब्जियां नहीं खाती है, इसका मतलब नहीं खाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रात में उसको दिखना बंद हो जाएगा। अब आप देखो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हरी सब्जियां जो है डेली खाते होंगे, तो क्या आप रात में अंधे हो गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं गलत है ना। इसके बाद अगर हम बात करें उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप हरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो कमी हो सकती है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो ए है वो तो गलत है, लेकिन आर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्लीज, तभी आप इसका आंसर करेंगे, वरना मेजर बच्चे इसका आंसर गलत कर रहे होंगे। 19 देखिए, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, वेरी फेमस क्वेश्चन, कोबाल्ट किसमें होता है? साइनोकोबालामिन, विटामिन बी 12। ठीक है भाई, 20 देखो, अगला क्वेश्चन सेम है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन बी 12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, 8वां विटामिन है विटामिन बी का। इसके बाद आपसे कह रहा है कि थायमीन क्या है? तो थायमीन के ऊपर पहले ही बात हो चुकी है भाई, कि थायमीन किसको बोलते हैं भाई? विटामिन बी 1 को कहा जाता है थायमीन, है ना। तो विटामिन बी 1 को हम कहते हैं थायमीन। अच्छा, बी 2 का नाम क्या था? बी 2 को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ? राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी 6 को क्या कहते हैं? बी 6 की बात होती है तो इसको हम बोलते हैं क्या नाम, बी 5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक, और बी 6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो ये सब ध्यान रखने, आपको पढ़ा हुआ हमने। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखो क्या कह रहा है, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आपको यहाँ पर मैच करना है। तो आप जानते हैं कि विटामिन सी क्या है? विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, जानते हो आप। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ए है रतौंधी, तो विटामिन ए की कमी से ऑब्वियसली रतौंधी हो सकती है, तो दो मिल गए, बस यहाँ से आप कर लोगे, खत्म बात।
ठीक, तो अब आप देखो ए का चौथा होना चाहिए, तो ए का चौथा कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, और ए का चौथा यहाँ पर भी है। चलो आगे देखते हैं। सी का होना चाहिए आपका एक, सी का होना चाहिए आपका एक, ये मिल गया, सी का एक, यहाँ पर तो सी का दो है, तो सी आंसर हो नहीं सकता, ए हुआ, खत्म बात। तो बी का क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब आप देखो फॉलिक एसिड, क्या फॉलिक एसिड से ब्लड की कमी होगी, B1 से बेरी बेरी होता है, बिल्कुल ठीक है, कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 23 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बिल्कुल सही है ना। B3 की कमी से पेलाग्रा, नियासिन, बिल्कुल ठीक है। विटामिन डी की कमी से वर्णांधता, जी नहीं, कलर ब्लाइंडनेस विटामिन डी से नहीं होता, विटामिन डी से तो रिकेट्स, ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब होता है। फॉलिक एसिड से रक्त अल्पता, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, ठीक है। देखिए जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट पढ़ाया गया, अगर आप उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे ना, इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया, तो विटामिन से कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। इस बात को बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। और आप इस वीडियो को देखकर आप जो क्वालिटी है इस वीडियो की वो समझ चुके होंगे, और कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को लगाते समय, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आपके बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं, आप उनके थ्रू ज्वाइन होकर आप अपने एग्जाम में सुनिश्चित हो सकते हैं, अपनी सक्सेस को सुनिश्चित कर सकते हैं। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक है जो एक विटामिन नहीं है, इस बात को समझिए। नियासिन, थायरॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन। भाई पायरिडॉक्सिन तो होता है ना, पायरिडॉक्सिन तो होता है भाई, विटामिन जो B6 है उसका नाम ही यही है। राइबोफ्लेविन की बात करें B2 का नाम है, नियासिन की बात करें B3 है। लेकिन यार थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कोई विटामिन थोड़ी है, थायरॉक्सिन तो हार्मोन को कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ सी दे रखा है, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ठीक है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड उसको सेक्रेट करती है, घेंगा हो जाता है उसकी कमी से। चलिए निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सम्मिलित नहीं है, थायमीन, बेरी बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, बिल्कुल ठीक है भाई। थायमीन की बात हो रही है, बेरी बेरी। अब आप देखो थायमीन जो होता है वो विटामिन B1 को कहते हैं ना, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बेरी बेरी होता है उससे। विटामिन के से बांझपन, नहीं, बांझपन तो भाई स्टेरिलिटी किससे होती है, विटामिन के, सॉरी विटामिन ई की कमी से होती है, विटामिन के नहीं हो सकता, गलत। नियासिन, पेलाग्रा, बिल्कुल ठीक है, B3 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान है क्वेश्चन को करना, क्योंकि थ्योरी पढ़ रखी है। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। सूची को मिलाना आपको, विटामिन B1, B1 का नाम क्या होता है, थायमीन, बिल्कुल ठीक है। B2, B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, बिल्कुल ठीक है। B6 की बात करें तो B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, जो कि यहाँ पर नहीं है। विटामिन B12 की बात करें साइनोकोबालामिन। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे विटामिन B6 के यार कैल्सीफेरॉल तो नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, आप बाकी जो होता है उससे आप मिला सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो B1 का है यहाँ पर आंसर आपका थायमीन, तो यानी कि चौथा होना चाहिए, तो चौथा आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। B2 का होना चाहिए राइबोफ्लेविन, तो यहाँ पे 3 है, बिल्कुल ठीक है। B6 की बात करें तो B6 होना चाहिए यहाँ पे पायरिडॉक्सिन, जो कि यहाँ पे नहीं है। ओके, B12 होना चाहिए 1 नंबर, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे 5 नंबर दे रखा है, ठीक है, तो शायद यहाँ पे कमी है, यहाँ पे 5 नंबर लिख लो, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। मे बी शायद टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 5 नंबर है, ठीक। तो अब B6 का मैच करा दोगे आप 5 नंबर से, क्लियर हो गया आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 27 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आम की बात करें, पपीता, गाजर, दूध, तो कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अब आप देखो आम जो होता है, पपीता जो होता है, गाजर जो होती है ना, यहाँ पे गाजर है, ये जो तीनों आप देख रहे हो, ये आपको मतलब कहीं ना कहीं ट्रीज के थ्रू मिलता है। ट्रीज का मतलब जो होता है नेचर की देन है ये आपको। लेकिन दूध, दूध जो है वो आपका कह लीजिए प्लांट प्रोडक्ट ना होके, है ना, वो एक आपका डेयरी प्रोडक्ट है, या कह लीजिए एनिमल प्रोडक्ट है, ज्यादा अच्छा है, तो एनिमल से प्राप्त होता है, इसलिए दूध यहाँ पर सही आंसर है। बाकी सारे आपको प्लांट से प्राप्त होते हैं, है ना, लेकिन जो दूध है वो आपका यहाँ पर आपको किससे प्राप्त होगा बताइए, दूध आपको प्राप्त होता है एनिमल से। और जो दूध है वो कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब का काफी अच्छा स्रोत है। हालांकि विटामिन ए भी दूध के अंदर पाया जाता है, ठीक है, बट क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे आंसर होगा आपका। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, 28 नंबर। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म से सही सुमेलित नहीं है। थायमीन, थायमीन, बेरी बेरी, बिल्कुल ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, बिल्कुल ठीक है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं, वर्णांधता नहीं होती, रतौंधी होती है, रात का अंधापना होता है ना, ये चीज है। वर्णांधता किसे होती है, वर्णांधता तो भाई सेल्स की कमी से होती है, जो रॉड सेल्स, कोन सेल्स होती हैं आंखों के अंदर, उनकी कमी से यहाँ पर होती है। विटामिन के, रक्त का जमना, बिल्कुल सही है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है ये, ठीक है, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, सुनहरा धान, याद रखेंगे विटामिन ए का बेस्ट ये सोर्स माना जाता है, स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए की जो प्रचुरता है वो किसमें होती है, सुनहरा धान में होती है, ठीक है। धान का ही एक प्रकार की आप कह लीजिए किस्म होती है ये। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्तस्राव के लिए जिम्मेदार होता है ना, रक्त स्रावण के लिए? तो अभी आपको पता है विटामिन के की बात हुई है बहुत बार, तो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला आपसे यहाँ पे सवाल कह रहा है कि मैच करिए विटामिन के। अभी मैंने आपको बताया था अल्फा अल्फा बहुत अच्छा स्रोत होता है, तो विटामिन के से अल्फा अल्फा जो कि एक ग्रास है, पी फैमिली का मेंबर है। विटामिन डी कहाँ होगा? कॉड लिवर ऑयल, ये सब पढ़ चुके हैं। विटामिन ई गेहूं पढ़ चुके हैं। सी नींबू, देखो कितना आसान है, मैच कर लो। तो ए का क्या होगा? चौथा, तो ए का चौथा एक ही में है, बस ऑप्शन आपका डी लगा दो, खत्म बात। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। चलिए तो फाइनली खत्म हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपने विटामिन की जो संपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त कर ली होगी। ठीक है, इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अब विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।